हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीक्वेंसी ट्यूटोरियल पे। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स। तो जो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा, वो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको किसने सबसे पहले डिस्कवर किया और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हमें आज डिस्कस करना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी पहले डिस्कवरी किसने की थी? फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था? कॉलीकर ने किया था। और किस पे? ऑन द फ्लाइट मसल्स ऑफ द विंग्स ऑफ इंसेक्ट। मतलब क्या है? इंसेक्ट की जो विंग्स की मसल्स थी उनके ऊपर सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था कॉलीकर ने। तो उस टाइम पे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम नहीं दिया था, तो एक साइंटिस्ट था उस टाइम पे, फ्लेमिंग ने उसको नाम दिया था फिला का, माइटोकॉन्ड्रिया का। उसके बाद था अल्टमान, एक साइंटिस्ट और था अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था बायोप्लास्ट का। ठीक है। फिर फाइनली एक और साइंटिस्ट आया, नाम था उसका कार्ल बेंडा। अब इसने क्या नाम दिया? इसने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सब में प्रेजेंट है, सिर्फ किसको छोड़ करके? सिर्फ मैच्योर मैमिलियन आरबीसी को छोड़ के बाकी सब में प्रेजेंट है। ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसका है? स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट होता है और उसका साइज कितना होता है? सबसे स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया यीस्ट का होता है और साइज कितना है? 1 क्यूबिक माइक्रोमीटर। ठीक है। अगर हम किसकी बात करें? लार्जेस्ट की। तो जो लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस में प्रेजेंट है? लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है oocyte ऑफ राना पाइपेंस। फ्रॉग जो है उसकी एक स्पीसीज है ये राना पाइपेंस, उसके अंदर प्रेजेंट होता है सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया। और उसका साइज कितना होता है? अबाउट 20 to 40 माइक्रोमीटर। ठीक है। ये तो हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की है, स्मॉलेस्ट किस में है और लार्जेस्ट किस में है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर देखेंगे कि किस में कितना होता है। लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो किस में होता है और कितना होता है? अबाउट 5 लाख के लगभग माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। किस में होते हैं? विंग्स ऑफ इंसेक्ट सेल। इंसेक्ट की जो विंग्स की सेल जो होती हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है, अबाउट 5 लाख। 50,000 नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन जेंट अमीबा जो है ये अमीबा की एक स्पीसीज है। तो ये इसका साइज़ क्या होता है? नॉर्मली अमीबा से ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर भी 50,000 से ज़्यादा नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो जेंट अमीबा के अंदर कितना होता है? 50,000 के करीब। और जो ये जेंट अमीबा है इसका जीनस जो है वो होता है चॉस।
इसलिए इसको चौस चौस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किस में कितना होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन स्वर्म की, तो ह्यूमन स्वर्म में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होता है, अबाउट 25। अगर हम अपनी किडनी की सेल की मतलब नेफ्रॉन की बात करें तो उसमें कितना नंबर होता है, 300 to 400 माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करें अपने लीवर की सेल मतलब हिपेटोसाइट, तो जो हमारी हिपेटोसाइट हैं उसमें कितना होता है, 1000 से लेकर के 1600 नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ एक जनरल चीज़ें। अब एक बार माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। इस पे क्या है, डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट हैं। आउटर जो है वो तो बिल्कुल स्मूथ है और इनर जो है वो बीच बीच में से क्या हो गई है, फोल्ड हो गई है। ठीक है, ये है आउटर मेम्ब्रेन। कैसी है ये, स्मूथ है ये। और ये है इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है, फोल्डेड है ना बीच में से, तो इसको बोल दिया कैसी है, ये रफ है। और दोनों ही मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई हैं, दोनों ही मेम्ब्रेन प्रोटीन की और लिपिड्स की बनी हुई हैं। बट इन दोनों के अंदर ही प्रोटीन और लिपिड का रेशो अलग अलग होगा। जैसे अगर मैं बात करूं आउटर की, तो आउटर में 1:1 प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट होते हैं, मतलब इक्वल अमाउंट में। अगर मैं इनर की बात करूं तो इनर में 2:1 प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या है, प्रोटीन दुगना होता है जितना लिपिड होगा। उसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका डीएनए भी प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जिसको बोलते हैं मिट डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब ये कैसा है, ये है राउंडेड। कैसा है, ये राउंडेड है और डबल मेम्ब्रेन वाला है। ये कैसा है, सर्कुलर है, मतलब सर्कुलर दिख रहा है ना हमें, सर्कुलर है और इसके ऊपर क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, जो क्या है, इसका डीएनए है। ठीक है, उसके बाद देखो हम जो ये अंदर से जो फोल्डेड लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया की, इस फोल्डेड लेयर को बोल देते हैं क्रिस्टा। क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और जो ये इसके बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है इसको बोल देते हैं क्रिस्टल स्पेस। अब जो मैट्रिक्स है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स के अंदर कुछ ग्रैन्युलर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। क्या है, मैट्रिक्स में कुछ ग्रैन्युलर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो यहाँ पे ग्रैन्युलर लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको बोलते हैं हम राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम जो है वो भी कौन सा है, यहाँ पे 70S राइबोसोम। कौन सा है, 70S राइबोसोम। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, और बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं। अब जो बहुत सारे एंजाइम्स हैं और वो कौन कौन से हैं, बहुत सारे एंजाइम्स, इसके अंदर अपना खुद का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है और अपना खुद का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी है।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी है और अपना खुद का आरएनए पॉलीमरेज भी है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? डीएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, डीएनए को बनाने में हेल्प करेगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ये क्या हो गया? ये इनका फंक्शन हो गया। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया ही एनिमल सेल के अंदर सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है और जिसके अंदर खुद में रेप्लिकेशन की पावर होती है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज भी है और आरएनए पॉलीमरेज भी है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब क्या है कि देखो ये बाहर और ये अंदर, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो ये गैप दिखाई दे रहा है, जो बीच का ये गैप दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखो बेटा ये क्या होता है? जब एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जब एरोबिक रिएक्शन, एरोबिक का मतलब क्या है? O2 की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है, जब एरोबिक रिएक्शन होती है तो उस टाइम पर माइटोकॉन्ड्रिया कौन कौन सी रिएक्शन करवा रहा होता है? सबसे पहले तो क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज के टूटने को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और उसके बाद एक साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल। ये आपने अभी पढ़ी नहीं है, ये आगे प्लांट फिजियोलॉजी में आएगा, तब तक आपको ये नाम याद रखना है, क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या है? क्रेब्स साइकिल। उसके बाद क्रेब्स साइकिल्स में से कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन भी होता है, तो वो बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकालने के लिए क्या होगा? कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर होगा उसको बाहर निकालने के लिए, तो वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पूरा सिस्टम है जो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच बीच में चलता है। ठीक है, तो इस तरह से, इसीलिए हमने क्या कहा है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा है। हमने क्या कहा है? पावर हाउस कहा है, क्योंकि भाई ये क्या कर रहा है? अल्टीमेटली ये एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है, उसके अंदर दो बेस पेयर बहुत ज़्यादा होते हैं। एक होता है ग्वानिन और दूसरा होता है साइटोसिन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है वो ग्वानिन और साइटोसिन रिच होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्वानिन और साइटोसिन प्रेजेंट होता है। एक आपसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि भाई जैसे अभी हमने ये कहा कि इसके अंदर और बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, तो क्रेब साइकिल का ऐसा कौन सा एक एंजाइम होता है जो कि इस मैट्रिक्स में ना हो करके इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में है? क्या कहा है मैंने कि भाई पूरा मैट्रिक्स जो है उसमें क्रेब साइकिल का ऐसा कौन सा एंजाइम है जो यहाँ ना हो करके इस मेम्ब्रेन के बीच में है? तो सिर्फ एक ही है बेटा, नाम क्या है उसका? सक्सिनिकेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है उसका? सक्सिनिकेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो ये क्या है? ये मैट्रिक्स में ना होकर के दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। अब थोड़ी सी कुछ एक बातें और देख लेते हैं। फर्स्ट, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसका नेचर होता है परमिएबल। कैसा होता है? परमिएबल। और परमिएबल का मतलब होता है जो आसानी से अपने अंदर से सारी चीज़ों को पास कर दे, उसको परमिएबल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? सेमी परमिएबल। कैसा होता है?
सेमी परमेबल। आउटर का होता है परमेबल और इनर का होता है सेमी परमेबल। तो सेमी परमेबल है तो वो क्या करेगी, सभी को अपने अंदर से क्रॉस नहीं होने देगी, हाफ को क्रॉस करवाएगी, हाफ को नहीं करवाएगी। ठीक है, और इसमें से एक चीज़ याद रखने की है, composition of the मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है, ये पूरा मैट्रिक्स का पार्ट है, उसका कंपोजिशन क्या है, मतलब पूरा मैट्रिक्स किससे मिलकर बना है। तो पूरा मैट्रिक्स जो है वो प्रोटीन से प्लस लिपिड से ही मिलकर बना है, प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन कितना होता है 60 से 70% और लिपिड कितना होता है 20 से लेकर के 30% तक होता है। ठीक है, ये हमने किसके बारे में बता दिया कि भाई मैट्रिक्स में। अब आपसे एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका लाइफ स्पैन कितना होता है। लाइफ स्पैन का मतलब समझ रहे हो, लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने टाइम तक फंक्शनल रहता है और कितने टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो बेटा एवरेज होता है 5 से 10 दिन का। क्या बोला है, 5 से 10 दिन का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीज़ें, थोड़ा ध्यान देना। जो ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इनर मेम्ब्रेन पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरह का एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम, या फिर इसको बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल्स, या फिर इसको बोल सकते हैं F5 F6 पार्टिकल्स। इसका एक नाम और है क्या, मोरेन फर्नांडिस पार्टिकल्स, ये साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर को एक बार बाहर निकाल लेते हैं। ये स्ट्रक्चर हमने बाहर निकाल लिया। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है ये। उसमें से ये वाला पार्ट जो है वो हो गया F1, ये वाला पार्ट है F0 और ये वाला पार्ट जो है वो है F5 F6 स्टॉक। क्या बोल रहे हैं हम, F5 F6 स्टॉक, जो कि F1 और F0 को जोड़े हुए है। ये F1 पार्टिकल जो है इसके पास एक एंजाइम है ATP सिंथेटेज एंजाइम, जो क्या करेगा, ATP की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। और ATP क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी मॉलिक्यूल है। ठीक है बेटा, चलो अब आपसे कुछ एक और बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कुछ एक और भी बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, और वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका येलोइश कलर दिखाई देता है मैट्रिक्स में। कैसा, येलोइश कलर दिखाई देता है। तो येलोइश कलर जो है वो किसकी वजह से दिखाई देता है, उस पिगमेंट का नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है पिगमेंट का, राइबोफ्लेविन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है क्या, कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल को रिमूव कर दें, वॉल को क्या कर दें हम, रिमूव कर दें, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे माइटोप्लास्ट। क्या बोल देंगे उसको, माइटोप्लास्ट। ठीक है, एक चीज़ और ये पूछी जाती है कि सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट है, सिंगल नंबर ऑफ।
सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया किसमें प्रेजेंट है? तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे देंगे हम एल्गी का क्लाइमेडोमोनास और एक और एग्जाम्पल दे देंगे ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गए हमारे कुछ एक बेसिक से पॉइंट जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है। ठीक है, अब हमें माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन करने हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? फर्स्ट, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। क्या कर रहा है? ये एटीपी को बना रहा है, तो इट इज़ द साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, इसलिए इसको कहा जाता है एटीपी मील। क्या कहा जाता है? एटीपी मील, जहाँ पर एटीपी बनती हों। दूसरा, ये क्या काम करता है? ये प्रोटीन को बनाने का काम भी करता है। क्या करता है? प्रोटीन को बनाने का काम भी करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट है। ठीक है। थर्ड क्या फंक्शन है कि ये फैटी एसिड्स को भी बनाता है। ये क्या कर रहा है? ये फैटी एसिड्स को भी बना रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा और फैट को भी बना रहा है। फोर्थ क्या है कि ये कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? बैलेंस करता है। किसमें? सेल के अंदर। फिफ्थ क्या है? एक पिगमेंट होती है हेम। ठीक है, कौन सी? हेम। ये क्या है? हीमोग्लोबिन। तो जो हेम मतलब जो आयरन जो है, तो उसका प्रोडक्शन जो है वो भी यहीं पर होता है। उसका प्रोडक्शन भी क्या है? यहीं पर होता है। तो ये तो क्या है बेटा? ये इनके हो गए फंक्शन। ठीक है, तो अब क्या है, इस पे कई सारे क्वेश्चन और बने हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इसके ऊपर कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कि वो एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। क्या कहा जाता है? कि वो एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। अब सेमी ऑटोनोमस का मतलब देखो क्या होगा? क्या कहा जाता है? वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। इसका मतलब देखो क्या है? सेमी का मतलब हुआ हाफ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, हाफ सेल्फ। तो इसका मतलब क्या है कि सेमी ऑटोनोमस मतलब क्या है कि इसके पास सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ये क्या है? किसी और के ऊपर डिपेंड रहती है सरवाइव करने के लिए। ठीक है, सिर्फ ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर भी डिपेंड ना हो। बट अगर आगे सेमी लग गया तो इसका मतलब क्या है? हाफ डिपेंडेंट। इसको अपनी कुछ एक चीज़ों के लिए डिपेंड रहना पड़ता है। अब तो हमने ये कहा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी है, डीएनए को बनाने के लिए एंजाइम भी है, प्रोटीन भी बन रहा है, फैट भी बन रहा है, सब कुछ है। तो फिर भी इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो भाई, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट है। और ये किसके ऊपर डिपेंड है? इट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियस। एक तो ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड है, और किसके ऊपर डिपेंड है? ये साइटोप्लाज्मा पे भी डिपेंड है। क्यों भाई? क्योंकि वो क्या करते हैं? इसको नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं सरवाइव रहने के लिए। ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्मा के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप से कितना बनाएगा? जो उसके सराउंडिंग में है उससे उसको लेना पड़ेगा ना। और ऐसे ही क्या है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल। तो
पूरी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, न्यूक्लियस का। तो जिस टाइम पर क्या है इनहेरिटेंस होगा उस टाइम पर भी क्या करेगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, सारी की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेगा। तो मतलब कोई भी ऑर्गेनेली ऐसी नहीं है जो अपने आप काम कर पाएगी, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। सब कुछ इसके पास है बट फिर भी ये किसके ऊपर डिपेंड है, न्यूक्लियस पे और साइटोप्लाज्मा पे। एक दूसरी चीज और क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है कि इसका एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है। क्या कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन होता है। अब ये एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी प्रोकैरियोटिक सेल से ही बना है। मतलब प्रोकैरियोटिक का मतलब कि वो किसी बैक्टीरिया से बना है, और अगर किसी बैक्टीरिया से बना है तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद में भी क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो कुछ एक साइंटिस्ट ने कहा कि भाई एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरिया है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ एक ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताए जिनसे ऐसा बिल्कुल लगा कि हाँ भाई माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या है, बैक्टीरिया ही है। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या बताया उन्होंने कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका डीएनए कैसा है, सर्कुलर, और कैसा, डबल मेम्ब्रेन वाला, है ना। कैसा है, डबल मेम्ब्रेन वाला, सर्कुलर। अब भाई हमारे अंदर तो हेलिकल होता है, और जब हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें भी कैसा था, सर्कुलर, है ना। उसको नाम क्या दिया था हमने बैक्टीरिया में, प्लाज्मिड। तो बिल्कुल वैसा ही तो यहाँ पे भी है। तो ये तो हूबहू बैक्टीरिया से मिलता हुआ कैरेक्टर है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि इसमें 70S राइबोसोम होता है। क्या है इसमें, 70S राइबोसोम। और सेम ये किस में होता है, बैक्टीरिया में भी होता है। हमारी नॉर्मल हमारे साइटोप्लाज्मा में 80S होता है राइबोसोम, 70S किस में होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है। ठीक है। और फिर कुछ एक साइंटिस्ट ने कहा चलो ये तो हो गया, चलो ठीक है भाई, अब ये बताओ कि इसके डबल मेम्ब्रेन कैसे बनी। माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन है ना, तो डबल मेम्ब्रेन कैसे बनी। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि सपोज करो जैसे क्या है कि ये कोई सेल है, और सेल को मान लिया कोई बैल्यून है, कोई बैल्यून है, ठीक है। अब उसके बैल्यून के अंदर, इस बैल्यून में क्या है, थोड़ा सा फ्लूइड है, जैसे कि सेल में साइटोप्लाज्मा पड़ा है। तो यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आया, उस बैक्टीरिया को मान लिया कि ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको एक बैक्टीरिया माना, और ये क्या है, कोई सेल है जिसको बैल्यून मान लिया, ठीक है, समझो। अब जैसे क्या है कि ये क्या है, एक बैल्यून है, और ये क्या है, यहाँ पे कोई माइटोकॉन्ड्रिया, कोई बैक्टीरिया आ रहा है। अब ये यहाँ पे आए जा रहा है। अब जैसे ही ये इस बैल्यून के ऊपर आया तो बैल्यून पे प्रेशर लगाया और बैल्यून के अंदर जाने लगा। जब ये बैल्यून के अंदर जाएगा तो एक तो इसकी खुद की लेयर है, और बैल्यून के अंदर गया तो एक बैल्यून की लेयर इसके बाहर आ जाएगी। तो मतलब टोटल कितनी हो गई, 2। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ऐसा ही इसमें भी हुआ होगा। एक तो इसकी खुद की थी, और जब ये अंदर जाने की इसने कोशिश करी तो दूसरी लेयर इसकी बन गई, है ना, सेल की। और फिर धीरे 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 क्या हुआ, इवोल्यूशन हो गया, तो ये इसके अंदर ही रह गया। बट है फिर भी क्या, ये एक बैक्टीरिया। फिर भी कुछ लोगों ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बैक्टीरिया नहीं हो सकता। तो फिर एक और चीज़ बताई जिसको तो कोई ना कर ही नहीं पाया, और वो क्या थी कि भाई साइंटिस्ट ने कहा कि एक केमिकल होता है क्लोरेमफेनिकोल। क्लोरेमफेनिकोल ये क्या है, केमिकल है, क्लोरेमफेनिकोल। और ये केमिकल क्या करता है, ये प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। बट ये यूकैरियोटिक पे कोई काम नहीं करता, सिर्फ किस पे करता है, प्रोकैरियोटिक पे। और उसमें भी क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये एक सेल है,
अब सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है साइटोप्लाज्मा में, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। ये पूरे में क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्मा। अब साइटोप्लाज्मा में कौन सा राइबोसोम है, 80S है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा है, 70S है। अब राइबोसोम तो कोई सा भी हो, काम क्या करेगा, प्रोटीन को बनाने का। प्रोटीन को बनाने को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो भाई इस केमिकल को क्या किया, केमिकल को सेल के ऊपर डाल दिया। सेल के ऊपर डाल दिया तो ये केमिकल यहाँ पे भी डल गया और इसके ऊपर भी डल गया। तो केमिकल ने क्या किया, जो इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी माइटोकॉन्ड्रिया की, उसको तो रोक दिया, और जो यहाँ पे साइटोप्लाज्मा में जो हो रही थी उसको चलने दिया। समझ रहे हो मेरी बात को। क्या कहा है मैंने कि जब इस क्लोरमफेनिकोल को पूरी सेल के ऊपर डाला तो सेल पे डालते ही जो साइटोप्लाज्मा में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी 80S राइबोसोम की वजह से, वो तो चलती रही, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम की वजह से प्रोटीन बन रहा था वो इस केमिकल के डालते ही क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो इससे क्या पता कंफर्म हो गया कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हो सकता है कि उसका एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन हो, वो एक बैक्टीरिया हो। ठीक है बेटा, तो ये हो गए कुछ एक फंक्शन। अब आपसे इसमें कुछ एक और चीज़ें पूछी जा सकती हैं, वो क्या है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अदर नेम क्या क्या होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है, इसको प्लाज्मोसोम्स भी कहा जाता है, इसको वर्मिक्यूल्स भी कहा जाता है, और इसको प्लास्टोमाइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसके अदर नेम है। तो जो आज का टॉपिक था बच्चों हमारा, आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, उसके फंक्शन, स्ट्रक्चर और कुछ एक उनके मेन पॉइंट्स पढ़े हैं आज हमने। तो इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो अगली वीडियो में मिलेंगे उसके साथ हम। तब तक आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको पूरी वीडियो देखकर कैसा लगा। और अगर कोई नया व्यूअर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बच्चों, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।